कल हम लोग जो है स्थिति देख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग जो है क्या देखते हैं, आकार। बोलता है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये भारत का कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे कोई पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो कितना बोलोगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बोल रहा है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% ही है। अगर पूरे विश्व के भूमि को अगर 100% माना जाए, ठीक है, तो इसका जो है मात्र 2% ही किसके पास है, 2.4% ही किसके पास, भारत के पास। चित्र 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है, ठीक है। देखो अब इसमें जो है एक बॉक्स बना करके दिखाया गया है कि किस देश के पास कितना जो है जमीन है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल किस देश का कितना है। तो सबसे नंबर 1 पे देखो तो कौन है, रूस। नंबर 1 पे कौन है, रूस। दूसरा पे है कनाडा। तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा पे है चीन। पांचवा पे ब्राजील। छठा पे ऑस्ट्रेलिया। और सातवां पे कौन है, भारत। देखो जादू दिखा है। देखो पहला पे है रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो तो नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में देखो तो तीसरा पे कौन है, चीन। और चौथा पे कौन है, अब ऐसे कैसे है, ये बॉक्स वाले को कंसीडर करना ये सही है, ठीक है। थर्ड नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका को ही लेकर के चलना, ठीक है। देखो भारत की स्थलीय सीमा रेखा देखें तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। बोलता है ये जो नीचे नीचे की तरफ देखिएगा तो भारत जो है 3 तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है ना। एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ जो है हिंद महासागर है, एक तरफ जो है क्या है, अरब महासागर है, अरब सागर है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो नीचे का जो एरिया हो गया, जो 3 तरफ जो समुद्र से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं तटीय सीमा। क्या बोलते हैं, तटीय सीमा, तट की सीमा, ठीक है। और ऐसा एरिया जिसमें जो है पानी वाला एरिया से सटा हुआ नहीं है, जो स्थल वाला एरिया है, तो उसको बोलते हैं स्थल सीमा रेखा। जो पानी से सटा हुआ उसको तटीय सीमा रेखा, और जो पानी से सटा हुआ नहीं है उसको स्थल सीमा रेखा। तो बोलता है कि भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। ज्यादा कौन है, स्थल वाला सीमा रेखा जो है ना वो क्या है, ज्यादा है। और पानी वाला सीमा रेखा क्या है, कम। बोला स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6,100 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो 15,200 हो गया क्या, स्थलीय सीमा रेखा स्थल वाला, जबकि 6,100 क्या हो गया, तटीय सीमा रेखा। तो लगभग दुगुना है ना जी, ठीक है, लगभग दोगुना हो जाता है। तो इस तरह से तो याद रखना तुम, तटीय सीमा रेखा क्या है, कम, स्थलीय सीमा रेखा क्या है, ज्यादा। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। बोल रहा है कि ये जो तटीय सीमा रेखा जो है ना, तो भारत की जो है तटीय सीमा रेखा जो है वो 6,100 मीटर लंबी है। लेकिन अगर इसमें जो है द्वीपों की तटीय सीमा अगर जोड़ दी जाए, अगर द्वीप जोड़ दिए जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों को जोड़ दिया जाए, तब यही सीमा जो है कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। बोला इस मोटे तौर भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग क्या है, लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है, ठीक है। भारत को अगर हम देखेंगे
तो भारत को आप ध्यान से देखिए तो बोलता है कि इसका उत्तर का जो भाग है ना वो क्या है, चौड़ा है, और दक्षिण में जैसे जैसे आते गए हैं तो ये क्या होते चला गया है, पतला होते चला गया है। ठीक है, इस तरह से बोला है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कन्याकुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। जो सबसे जो नीचे वाला जो जो पॉइंट आ जाओगे ना तो उसका जो है नाम दिया गया है क्या, कन्याकुमारी अंतरीप। क्या नाम दिया गया है, कन्याकुमारी अंतरीप। अंतरीप का मतलब क्या होता है, तो अंतरीप का मतलब देखो इसमें बॉक्स में बताया गया, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई एरिया जो तीन तरफ जो है पानी से घिरा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, अंतरीप। तो ये जो कन्याकुमारी जो अंतरीप है उसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये तीन तरफ पानी से जो है क्या है, घिरा हुआ। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तुम, यहाँ पे तो यहाँ पे एक तरफ तो इसके भूमि वाला एरिया हो गया, इसके आगे जो है हिंद महासागर, इसके इधर जो है क्या हो गया, अरब सागर, और इसके इधर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या नाम दिया है, कन्याकुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी अंतरीप। और कल बताए भी थे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, कन्याकुमारी कहलाता है। ठीक है, तो भारत का मुख्य भूमि का अगर सबसे दक्षिणी भाग पूछेगा तो कन्याकुमारी। लेकिन अगर सिर्फ दक्षिणी भाग पूछा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इस तरह से बोलता है। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण देखो भारत का प्रायद्वीपीय आकार जो है इतना जो है लंबा चौड़ा क्यों है, तो इसका देखो इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि पूरब में इसके जो है बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है। दूसरा कारण है कि पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। बोल रहा है कि देखो भारत जो है ना वो तीन तरफ जो है क्या है, समुद्रों से घिरा हुआ। इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, नीचे की तरफ हिंद महासागर हो गया। तो जिसके कारण भारत जो है अच्छा खासा लंबाई में जो है क्या बनाता है, तटीय सीमा बनाता है। ठीक है, बहुत सारे देशों से मतलब कुछ ज्यादा ही जो है भारत की तटीय सीमा जो है क्या है, बहुत ज्यादा लंबी है। अब देखो ये समुद्र से तीन ओर घिरे रहने से भारत को फायदा भी होता है। भारत जो है यहाँ से क्या कर पाता है, व्यापार कर पाता है समुद्री रास्तों के माध्यम से। ठीक है, दूसरी बात क्या बोला गया कि नीचे की तरफ जो प्रायद्वीपीय भाग में देखते हैं तो ये तीन तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन ऊपर की तरफ उत्तरी भाग में जब हम देखते हैं तो उत्तरी भाग में हमको नवीन और मोरदार पर्वत देखने को मिलता है। नवीन और मोरदार पर्वत जैसे हिमालय का पर्वत। ठीक है, तो उत्तर की तरफ हिमालय का पर्वत देखने को मिलता है और दक्षिण की तरफ देखते हैं तो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हमको भारत देखने को मिलता है। तो ये भारत का जो है क्या हो गया, लगभग आकार हो गया। ठीक है, ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोलता है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, 30 डिग्री पे है। कितना है, 30 डिग्री। जो भारत में जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, ठीक है, वो लगभग क्या है, एक समान ही खींची गई हैं और इनके बीच की दूरियां कितनी है, 30 डिग्री। कितनी है, 30 डिग्री। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। ठीक है, ग्लोब पे जो है 30 डिग्री पे समान दिखता है, लेकिन अगर एक्चुअल भूमि पे बात करें तो ये जो है समान नहीं दिखता। इसमें थोड़ा सा जो है क्या है, अंतर है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं कम होती जाती है। बोल रहा है कि इसका कारण क्या है कि आप देखिएगा कि जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाइएगा ना तो ये जो ध्रुव के पास जो लाइन होगा ना
ठीक है। देशांतर का जो लाइन होगा ध्रुवों के पास वो क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा, जबकि अक्षांश रेखा में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो यहाँ पे ध्रुवों के पास जब देखोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा, जबकि अक्षांश रेखा पे ऐसा प्रभाव नहीं होता है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, भारत का अरुणाचल प्रदेश और भारत का ही जो है गुजरात का कच्छ, इन दोनों में जो है 2 घंटे का हमको अंतर दिखाई देता है। कितने घंटे का, 2 घंटे। बोला जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। तब ऐसा क्यों होता है, ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ठीक है, बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच की जो दूरी है ना वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। और देखो यहाँ पे बॉक्स बना के समझाया है कि पूरी पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटा में कितना, 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अतः 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में कितना, 4 मिनट। तो सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का अंतर है, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना मिनट, 30 गुना 4 यानी 120 मिनट लगेगा, यानी 2 घंटा लग गया। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया बात। अगर ये अंतर जो है 60 डिग्री का रहता तो 60 गुना 4 करते, ठीक है, और ज्यादा टाइम जो है बढ़ जाता इस तरह से। बोल रहे भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत की जो मानक देशांतर रेखा है ना, जिससे हम लोग जो है टाइम कंसीडर करते हैं, जिससे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, टाइम, ये जो है गया कहां से, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गया हुआ है। पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 निकाल लिया। ये देखो यहाँ पे एक जो लाइनवा ऐसे गया हुआ है, ये लाइन ऐसे दिख रहा है, यही जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है भारत की मानक जो है रेखा है। इससे भारत में हर जगह जो है क्या किया जाता है, टाइम को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और ये जो रेखा जो है गई हुई कहां से है, इलाहाबाद के नैनी से होकर के ये गुजरती है ये। ठीक है, मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो जाए। ठीक है, अब देख ये मानक मध्याह्न रेखा को वहीं से क्यों लेके गया, इसीलिए लेकर के गया ताकि उसका गुणांक कितना हो जाए, 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो जाए। मोटा मोटा समझे तो ऐसे जगह से जो है मानक मध्याह्न रेखा को लेकर के जाया जाता है जहां से हर क्षेत्र का जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 30 डिग्री के जो है गुणांक में आ जाए, या तो 30 आए, या तो 60 आए, या तो 90 आए। तो इससे समय निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर 30 से ज्यादा या कम कर देंगे, 28 कर देंगे या 32 कर देंगे तो समय निकालना क्या हो जाएगा, दिक्कत। ठीक है, तो इसीलिए जो है वहां से लेकर के जाया गया है इसको। बोला कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरी है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांट देती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में बताया कि पड़ोसी राज्य झारखंड, और जो है झारखंड की राजधानी है क्या, रांची, और एगो पड़ोसी देश है हमारा क्या, बांग्लादेश, इन दोनों से होकर के गुजरता है। अगर भारत में बात करेगा तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से।
अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये जो अक्षांश और देशांतर का जो डिस्टेंस है, जो समय का अंतराल हो रहा है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं हम लोग। बोला भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। मतलब इस 37 डिग्री 6 मिनट में जो है स्थित है हमारा कौन, जम्मू कश्मीर। जब ऐसे हम बनाएंगे, इसमें हम अक्षांश रेखा को ऐसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे बीच में तो ऐसे 0 डिग्री चला जाएगा, आई ऊपर में जाएगा, तो इस 37 डिग्री 6 मिनट पे लगभग जो है तुम्हारा जम्मू कश्मीर पड़ जाता है। ठीक है, अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर है। देखो विषुवत रेखा है यहाँ 0 डिग्री, और जम्मू कश्मीर चला गया इसके बहुत ज्यादा क्या ऊपर। ठीक है, तो विषुवत रेखा से जो भी क्षेत्र जितना दूर होगा उस क्षेत्र में उतना ही ज्यादा क्या पड़ेगा, ठंडा। क्या पड़ेगा, ठंडा। जम्मू कश्मीर में ठंडा पड़ता है, बर्फ जमा हुआ रहता है। ये विषुवत रेखा पे जो है सूर्य जो है ना सीधा चमकता है एकदम। सूर्य का जो किरण है ना एकदम सीधा पड़ता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जो जितना दूर वहां उतना ठंड पड़ेगा, और विषुवत रेखा की जितना समीप रहोगे उतना ज्यादा क्या लगेगा, गर्मी। ठीक है, इस तरह से। तो बोल रहा है अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा से दूर चला गया, सूर्य की किरण क्या पड़ेगी, तिरछी। क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगा। ठीक है, परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी निकट है। और जब केरल और तमिलनाडु को देखोगे तो ये जो है विषुवत रेखा के क्या पड़ जाता है, बहुत ज्यादा नजदीक पड़ जाता है। तो जिसके कारण तमिलनाडु और केरल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। वहां पे केरल और तमिलनाडु में जाओगे तो ठंड में भी गर्मी और गर्मी में भी गर्मी। ठीक है, इस तरह से ठंड में भी सब वहां पंखा चला के सोता है और गर्मी में भी। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। यही बोल रहा है कि जिस समय कश्मीर में जो है लोग गर्म कपड़ा पहना हुआ रहता है, चादर में लिपटा हुआ रहता है, सेम उसी टाइम उसी दिन जब तमिलनाडु या केरल में देखोगे तो वहां पे जो है किसान खुले बदन जो है खेत में जाकर के क्या करते हैं, किसानी करते हैं और खेती करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसका कारण क्या है, विषुवत रेखा से दूर होना। जम्मू कश्मीर पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में गर्मी पड़ रहा है जबकि केरल में मतलब सॉरी, जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ रहा है जबकि केरल में इतनी ज्यादा गर्मी है। तो इसका कारण क्या है, विषुवत रेखा से दूर होना। ठीक है, जो क्षेत्र विषुवत रेखा से जितना ज्यादा दूर होगा उस क्षेत्र में उतना ज्यादा क्या पड़ेगा, ठंड पड़ेगा। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी में है यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। देखो अब बोल रहा है कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो है पहले तो क्या पड़ा, पहले तो समय पे पड़ा, और समय के कारण ही क्या पड़ेगा कि टाइम जो है बदल देगा ही। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय पे जो समय प्रभाव पड़ेगा। अब देख क्या है कि जो जितना जो है जिस जिस क्षेत्र में जितना ज्यादा जो है समय का अंतर, जितना ज्यादा डिग्री का अंतर रहेगा उतना ज्यादा समय जो है क्या हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, केरल का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन है उसमें 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है, और जबकि लद्दाख में जो है यही अंतर कितना का हो जाता है, 5 घंटे का हो जाता है। क्यों, क्योंकि लद्दाख में जो है क्या है, लद्दाख और केरल के बीच में जो है क्या होगा, ज्यादा डिग्री का अंतर हो जाएगा, जिसके कारण इस तरह का चीज पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से।